नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जूनियर ट्रंप के ईमेल से बड़ा खुलासा। चुनाव में रूस की सरकार से ट्रंप को मिली थी मदद। 100 पॉइंट से ज्यादा टूटने के बाद रिकवर हुए अमेरिकी बाजार। एशियन बास्केट्स मिले जुले, एसजीएक्स निफ्टी हल्का मजबूत। ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर को आज कैबिनेट से मिल सकती है सैद्धांतिक मंजूरी। विलय के बाद ओएनजीसी की एचपीसीएल में होगी 51% हिस्सेदारी। गुजरात हाईकोर्ट में एसार स्टील इंसॉल्वेंसी मामले पर होगी सुनवाई। कंपनी ने रिजर्व बैंक के अधिकारों को दी है चुनौती। आज शाम आएंगे आईआईपी और सीपीआई आंकड़े। पिछले महीने 2.18% के मुकाबले 1.7% रह सकती है महंगाई दर। प्रोडक्शन में देखने को मिल सकती है भारी गिरावट। महाराष्ट्र में काम कर रही रियल्टी कंपनियों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने हर तरह की मंजूरी का वक्त 60 दिन से घटाकर 45 दिन किया। एचडीआईएल और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को होगा फायदा। और कई राज्यों में रेरा पर देरी से खफा वेंकैया नायडू। चिट्ठी लिखकर कहा, ग्राहकों के साथ हुई गड़बड़ तो राज्य होंगे जिम्मेदार। और बुधवार की सुबह तैयार हो जाइए एक और इंटरेस्टिंग और एक्शन पैक्ड सेशन के लिए। आपको याद होगा कल भारतीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, और वैसे ही कल अमेरिकन मार्केट्स में भी तगड़ा उतार चढ़ाव या तगड़ी वॉलेटिलिटी, अस्थिरता का दिन था। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, आसान शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बड़े बेटे हैं, उनके ट्विटर पे कुछ उन्होंने ईमेल्स लीक आउट करे, और उसके चलते हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में वो प्रेशर आया। 100 पॉइंट के आसपास डाउ गिरा। लकीली दिन के दौरान लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली, और फाइनली आपकी स्क्रीन पर एकदम फ्लैट क्लोज होता हुआ डाउ आपको नजर आएगा। तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी। ये ऐसा क्या ट्वीट करा उन्होंने, क्या दिक्कतें हैं, अमेरिकन मार्केट्स क्यों गिरे और क्यों रिकवर हुए, डिटेल में समझूंगा अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी से। लेकिन पहले आज के एशियन क्यूज देख लीजिए। एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, मिले जुले संकेत आते हुए, और इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि इस बुधवार की सुबह हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढे। और अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक से भी करूंगा चर्चा। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत, और नीरज अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। ये जूनियर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया, क्या कहना है उनका, और उनके बेटे होने के बावजूद इस तरह का ट्वीट क्यों कर डाला कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट था? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल, हमें लगता है कि दुनिया भर के बाजारों का जो स्वभाव एक जैसा ही होता है। जूनियर ट्रंप ने कल ट्वीट पे ये डाला कि रूस के एक लॉयर के साथ उनकी ईमेल एक्सचेंज हुए थे, जिसमें उस लॉयर ने ये दावा किया था कि रूस मदद करना भी चाहता है ट्रंप साहब की इलेक्शन के दौरान, और हिलेरी क्लिंटन के जो पूरे कैंपेन है उसको वो खराब करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। ये मेल के जो काफी सारे मेल्स थे एक्सचेंज हुए थे उन दोनों के बीच में, वो उन्होंने ट्विटर पे डाल दी। जैसे ही ये ट्विटर पे डाले, मार्केट में जबरदस्त सेल ऑफ दिखा, एक झटके में 100 पॉइंट नीचे डाउ। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि जब लोगों ने पढ़ा, मैंने जैसे कहा था कि भारत सभी बाजारों का नेचर एक जैसा होता है, जब लोगों ने पढ़ा कि इसमें नया क्या है, ये तो बहुत पहले से लोगों को मालूम है, और वो जो लॉयर है वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, उसने दावा किया कि हम मदद करेंगे। तो इस बात को जब समझ में आया कि नहीं, ये तो पहले से सबको मालूम है, तो मार्केट विद इन हाफ एन आवर फिर से पूरा रिकवर कर गया। तो इस पूरे एक माहौल के बीच में कल बाजार ट्रेड हुए, वहां पे काफी उतार चढ़ाव देखा। तरह तरह की बातें हो रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये वहां पे उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनको कोई अपने पिताजी से कोई मुखालफत करनी थी, वो इन्होंने सिंपली वो ट्वीट इसलिए डाले क्योंकि बहुत दबाव बन रहा था कि क्या बातचीत, उन्होंने डाल दिए ट्वीट। तो इसके बाद जब बाजार को समझ में आया कि कुछ भी नया नहीं, तो मार्केट फिर से रिकवर करता हुआ नजर आया। क्रूड में हल्का सा एक बाउंस देखने को मिला, लेकिन चूंकि घबराहट इस बात से थी कि ऐसे पता नहीं कौन से खुलासे कब कौन कर दे, तो उससे आगे की चीजों पे दिक्कत हो सकती है। तो उस वजह से थोड़ी सी घबराहट या
बाद में कहे वो सब घबराहट हट भी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मन में एक शंका पैदा हो जाती कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस वजह से कल का एक थोड़ा सा चॉपी ट्रेड था, अदरवाइज मार्केट में एक अच्छी तेजी कल बन सकती थी, क्योंकि दूसरे जो इंडिकेटर्स थे वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे थे। तो लेकिन दिक्कत ही कोई बात नहीं, ये घटना आई गई हो गई, इसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा इससे। तो संकेत मैं कहूंगा कि बेहतर ही है। अच्छा आपने क्लियर कर दिया, तो मुझे लग रहा था पिता बेटे के रिलेशनशिप में कुछ दरार आ गई है, इस तरह के ट्वीट सामने आए। तो चलिए, बाजार ने वापस सैनिटी लौटी, लोगों को समझ में आया कि इसमें कुछ नया नहीं है। तो अमेरिकन मार्केट जब रिकवर होते हुए नजर आए तो हमें भी उसका मतलब है घबराने की जरूरत नहीं है, और इसलिए शायद आप देख रहे हैं एसजेएक्स निफ्टी हल्की मजबूती के साथ आज कामकाज करता हुआ। अच्छा, जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, इस हफ्ते की बेहद स्ट्रांग शुरुआत हुई थी सोमवार को, उसके बाद हमने कल भी फॉलो अप बाइंग का सेशन देखा, शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद वापस मजबूती आई और दिन के हाईस पे भारतीय बाजार पहुंचते हुए नजर आए। इनफैक्ट 9800 के स्तरों के पहली बार हम ऊपर जाते हुए नजर आए। लगातार रोज हम अमूमन रिकॉर्ड जड़ रहे हैं, और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने नए रिकॉर्ड, नए ऐतिहासिक हाईस छुए भारतीय बाजारों में। वो तो आखिरी आधे घंटे में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव आया, ऑलमोस्ट पूरे गेन्स हमने दिन के वाइप आउट करे, और महज फाइनली 15 पॉइंट के उछाल के साथ 9786 यानी कि 9800 के नीचे जाके हम बंद हुए। तो 40-45 पॉइंट मैं कैलकुलेट कर रहा था दिन के हाई से भारतीय बाजारों में एक प्रेशर आया। दबाव कहां था? टेलीकॉम शेयरों में। दबाव कहां था? सरकारी बैंक्स में और फार्मास्यूटिकल एज अ पॉकेट में। और एक और दिक्कत की बात, ब्रॉडर मार्केट्स में कल पेन था। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे मिड कैप स्मॉल कैप्स आएंगे, हालांकि वो नजर आएगा 1% और 2.3% का दबाव, लेकिन दिन के हाई से अगर कैलकुलेट करें तो वाकई प्रेशर अच्छा खासा था। स्मॉल कैप तो एक समय 3/4%, 1% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। तो इस लिहाज से तो रिवर्सल बड़ा स्ट्रांग था। इस ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर था, इसलिए मार्केट ब्रेथ कल कमजोर देखने को मिली। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, इसका मतलब है कि कल सेल ऑफ आया होगा तो एफआईएस डीआईएस ने बेचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैश मार्केट में तो एफआईएस की तरफ से ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास और डीआईएस की तरफ से 325 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हुई है। तो शायद हो सकता है वीकर हैंड्स मूव आउट करते हुए नजर आए हों, वीकर हैंड्स ने मुनाफा वसूली करी हो। लेकिन समझते हैं इन डेटा पॉइंट्स को जो आए हमारे सामने, और आज के मार्केट्स का रुझान क्या है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या चल रहा है, कैसा मूड है और रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। वैसे तो बाजार के ट्रेंड में कोई बदलाव है नहीं, और मुझे लगता है कि निचले लेवल पे सपोर्ट भी आता हुआ दिखेगा, और थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, क्योंकि हल्की सी पोजीशन ओवरबॉट साइड पर है, जिस तरह से पुट कॉल रेशियो 1.4 के आसपास मेंटेन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी, और 9800 के आसपास बाजार थोड़ा सा और वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। तो गिरावट में खरीदारी की रणनीति के साथ काम करना चाहिए। 9700 निफ्टी पर काफी मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है, और वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो वो एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, और उस लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं। वहां पर स्टॉप लॉस समझकर ऊपरी स्तरों पर 9825, 9850 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और कल भी जब हम बात कर रहे थे कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है या कम मजबूत दिख रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कल जो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तब तक बैंक निफ्टी में बहुत मजबूती आने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। 23,300, 23,700 ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है आज के लिए। तो इस रेंज में ट्रेड करना, तो बेसिकली रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, और अगर शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, तो निचले स्तरों पर मेरे ख्याल से खरीदारी के मौके देखने चाहिए। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, कोई भी कमजोरी, कोई भी सुस्ती आए तो मन बनाए खरीदारी करने का ही। 9700 के लेवल्स के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। 9825, 9850 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि कल के हाईज जो थे 9830 के आसपास, उन लेवल्स या उनके ऊपर आज जाने की हम कोशिश कर सकते हैं दिन के दौरान। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले वीकनेस थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है, और एटलीस्ट कल की एक्सपायरी जब तक हमारे पीछे नहीं जाती तब तक ये नर्वसनेस, ये वीकनेस शायद लिंगर करे, कंटिन्यू करे। बाजार पे एक और एक्सपर्ट SimiBhomik.com की सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है मैम? ये मोमेंटम इंटैक्ट है क्या? खरीद डालो सर मैम मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग आशीष। मोमेंटम तो कल थोड़ा सा मतलब मोमेंटम में मुझे लग रहा था कि शायद ये लॉस्ट हो गया था। आज मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 9800 का लेवल, 9790 से 9800 का लेवल काफी क्रूशियल होगा निफ्टी के लिए। निफ्टी इस रेंज से नीचे अगर मेंटेन करता रहेगा ओपनिंग के बाद, तो निफ्टी में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल मार्केट बाय ऑन डीप सी है। अभी भी मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन है।
तो अगर मार्केट थोड़ा सा सुस्ती में नीचे आता है 9750 9760 के आसपास, और मुझे अगर हम लोग देखेंगे कि 9750 का लेवल निफ्टी नीचे नहीं तोड़ रहा है, तो वहाँ पे मैं लॉन्ग जाने का ही सलाह दूंगी। मेरा स्टॉप लॉस मैंने 9740 के नीचे रखा है, और मैं भी टारगेट 9825 से 9850 का ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कल जो हाई के आसपास निफ्टी गया था वो वापस रिटेस्टेड होगा। ऐसा कोई बात नहीं बना कि निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन आ जाएगा कि वो रेंज वापस देखने को मिलेगा ही नहीं। तो वापस टारगेट 9825 से 50 का ही होगा, 9740 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं बाय ऑन डिप, यानी कि गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। सिमी के केस में तो स्टॉप लॉस थोड़ा और टाइटर हो जाता है। 9740 का टारगेट्स दोनों के सिमिलर, 9825 से 9850 के जोन्स को आप अप्रोच करें। अच्छा सिमी, हम सब बड़ा कीनली वेट कर रहे हैं, कल तो बिल्डअप भी बड़ा स्ट्रांग था उस लेवल पे 10,000 के। क्या चार्ट्स में लग रहा है ये मोमेंटम मुझे उन लेवल्स के पास या उन लेवल्स के पार ले जाएगा? मैं पास तो पहुंच ही गया हूं खैर मैं। जी बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक है। कल का जो सिचुएशन जो कल देखा गया था कि 9830 9825 के आसपास से निफ्टी वापस नीचे आ गया है, उसमें कोई ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। ये प्रॉफिट टेकिंग है, नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग, वो आना ही चाहिए था। वापस हो सकता है मार्केट 9750 से 9850 के बीच में 2-3 दिन ट्रेड करता रहे, मतलब रेंज बाउंड सिचुएशन आ सकता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करेंगे और वहाँ पे ऊपर में सेल ऑन वैलीज करेंगे। पर 3-4 दिनों का जो कंसोलिडेशन होगा उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा तब वो ब्रेकआउट 9950 से 10,000 का ही इशारा करता है, क्योंकि पहले भी हम लोग देखा था कि निफ्टी 9550 से 9650 के बीच में लगातार 7-10 ट्रेडिंग सेशन मेंटेन करता रहा। अब ब्रेकआउट जब आया ऊपर के तरफ ही आया, तो इसलिए मुझे लगता है कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है 3-4 दिन से ज्यादा ही हो जाए, पर अल्टीमेटली ब्रेकआउट के बाद 10,000 तक ही निफ्टी जाने का चांसेस है। 3-4 दिन के बाद शायद ये मोमेंटम वापस लौटे, 10,000 के लेवल्स आपको देखने को मिले, तो शायद इस हफ्ते नहीं पर अगले हफ्ते तक शायद ये होता हुआ नजर आया आपको। तो बायसनेस अपना पॉजिटिव साइड में रखें। और इस बीच SGX निफ्टी दिखा रहा है कि वापस हम इस बार 9800 के ऊपर ही आज कामकाज करते हुए नजर आएंगे। अच्छा सिमी, क्विकली बताएं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए मैम। 2 स्टॉक है मेरे रडार में। एक तो BPCL, अच्छा रिकवरी कल देखा गया था, करीब 680 के आसपास बंद हुआ था, 678 के आसपास। उसमें मैं बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी दे रही हूँ। 670 क्रूशियल सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो बाई करेंगे। 668 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट 691 700। और दूसरा स्टॉक जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, मेजर ब्रेकआउट आया है, टाटा ग्लोबल, जिसमें मैं वापस खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूँ। 165.50 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और टारगेट ओवरऑल 174 से 177 का रहेगा। टाटा ग्लोबल के लिए मैंने जो स्टॉप लॉस दिया है, वो स्टॉप लॉस अगर नहीं करता है तो ये ट्रेड 2-3 दिन के लिए मैंने दिया है, क्योंकि 177 तक का मैंने टारगेट दिया है, वो एक दिन में अचीव शायद होगा नहीं, तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन पकड़ के रख सकते हैं। BPCL भी अगर स्टॉप लॉस नहीं करता है तो होल्ड करेंगे, क्योंकि BPCL में जो मोमेंटम आया है वो मोमेंटम अगर मेंटेन होता है तो BPCL यहाँ से काफी बड़ा एक रैली दे सकता है, हो सकता है 700 से 710 का रेंज भी छू सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड किया जा सकता है स्टॉक। ओके, तो वैसे भी आज ऑल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रहने वाली हैं। ONGC HPCL का मर्जर या एक्विजिशन जो होने वाला है उससे पहले ये पूरा स्पेस शायद एक्टिव हो। हाँ, टाटा ग्लोबल लंबे अरसे बाद लग रहा है अब मोमेंटम लौट रहा है इस कंपनी में, खरीदारी करने के आज भी मौके होंगे। बाजार के कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। मितेश ठक्कर .com का मानना है हेक्सावेयर खरीदें। पिछले कुछ दिनों से बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस कंपनी ने, अपनी ब्रांड इमेज वो लोगो भी बदला है, उसके बाद से मैं देख रहा हूं खास तौर पर उछाल और बढ़ता हुआ। 262 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च .com का मानना है टाटा स्टील खरीदें, 560 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। और मोनाच नेटवर्थ कैपिटल का मानना है एक और ऑयल मार्केटिंग कंपनी इनके रडार पे आई है, वो है IOC, खरीदें 405 तक के लक्ष्य के लिए। तो जितने ट्रेडिंग कॉल्स आए स्टॉक स्पेसिफिक वो सब के सब, यानी कि पांचों के पांचों बाय साइड की कॉल्स, BPCL IOC, टाटा ग्लोबल टाटा स्टील और हेक्सावेयर। और निफ्टी पर दोनों एक्सपर्ट्स मानते जिनसे मेरी बातचीत हुई, किसी भी कमजोरी किसी भी सुस्ती में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, यानी कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। लेकिन चलिए आज कौन से स्टॉक्स न्यूज की वजह से, खबरों की वजह से फोकस में रहने वाले हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं? आशीष, रडार पर रहने वाला है HPCL ONGC, जैसा कि आपने अभी बताया। देखिए आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे होने वाली है और बैठक के एजेंडे में साफ तौर पर लिखा है कि
इन दोनों कंपनियों के बीच विलय हो सकता है। हालांकि ये खबरें बाजार को काफी समय से पता थी, आभास था, लेकिन आज क्योंकि ये इवेंट है तो इस पर नजर रखिएगा। साथ ही साथ MRPL पर भी नजर रखिएगा। उस कैबिनेट नोट में सूत्र हमें बता रहे हैं, ये भी लिखा गया है कि MRPL क्योंकि ONGC की सब्सिडरी है, इसको भी फायदा होगा सिनर्जीज का, क्योंकि MRPL जो है वो रिफाइन करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपना ऑयल बेचती है। तो इन तीनों कंपनियों पर नजर रखिए। सुप्रीम इंफ्रा के ऊपर भी नजर रखिए। देखिए ये कंपनी मुश्किल में थी, कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने के तहत ये प्रमोटर्स को और कुछ और लोगों को प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर रही है। तो उछाल मिले तो आपको मौका मिलेगा यहां से एग्जिट होने का। आज अच्छी तेजी बन सकती है इस खबर के चलते। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट, पायनियर डिस्टिलरीज, तमाम GM ब्रूवरीज, तमाम ये कंपनियां हैं जो शराब के कारोबार में हैं, उनके लिए एक राहत की बात। जैसा कि कल हम आपको बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि ऐसी रोड्स जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर से जाती हैं, भीतर से जाती हैं, लेकिन हाईवेज ही हैं अब तक, तो वहां पर शराब की सर्विंग को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, ये था बड़ा सवाल। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में साफ करा है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस उन रोड्स को डी नोटिफाई कर दें। पहले कुछ सरकारें, राज्य सरकारें घबरा रही थी, करेंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस में कह दिया है कि उनका जो उद्देश्य है वो दरअसल बड़े हाईवेज के ऊपर इसको शराब को सर्विंग को रोकने का था, और राज्यों के अंदर से जो शहरों के अंदर से जो सड़कें जा रही हैं उस पर उनका डंडा चलाने का कोई विचार नहीं था। तो ये एक राहत की बात आती हुई। साथ ही अजंता फार्मा पर भी नजर रखिए। SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 1.35 मिलियन शेयर्स 1500 के भाव पर खरीदे। कल ये शेयर फोकस में आया भी था, लेकिन देखिए लाल निशान में जाकर बंद हुआ। साथ ही नजर रखना चाहिए आपको टाटा स्टील के ऊपर भी। देखिए ये कंपनी जो है वो अपने UK के एसेट्स को रिस्ट्रक्चर कर रही है और रिस्ट्रक्चरिंग के तहत अपने कुछ एसेट्स को बेच रही है। हालांकि अब ये सामने खबर आई है कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी UK की ये बेच रही है, जहां पर 140 के आसपास लोग काम करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत बड़ा पैसा इनके हाथ में नहीं आने वाला, लेकिन ये एक सही कदम है सही दिशा में, और आगे चलकर फिर और भी बड़े इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं टाटा स्टील की तरफ से। और ये शेयर आप देख ही रहे हैं आशीष, आपका तो जैकपॉट स्टॉक रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा भी रहा है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से फोकस में रहने वाले हैं, और इसका मतलब हेमंत ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे डी नोटिफाई शायद होते हुए नजर आए, है ना? बिल्कुल। और इवन लोनावला के बीच की जो सड़क है, जो मेन हाईवे है, वहां पर देखिए दोनों तरफ काफी दिक्कतें हो रही थी। तो मुंबई के लोग जो लोनावला में जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत की बात थी। और कई ऐसी सड़कें हैं जो शहरों के बीच में जा रही है, वहां पर अब मुश्किल सॉल्व होती हुई नजर आएगी। चलिए, इस बीच इकोनॉमिक आंकड़ों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। इस महीने आपको महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक जून में CPI का आंकड़ा पिछले महीने 2.18% के मुकाबले 1.7% रह सकता है। वहीं कोर इन्फ्लेशन में भी 1 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि खाद्य महंगाई में पिछले महीने के मुकाबले 1% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं IIP की बात करें तो इस बार प्रोडक्शन में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। IIP का आंकड़ा अप्रैल के मुकाबले 3.1% से घटकर सीधे 1.5% पर आ सकता है। तो जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फिर महंगाई कम क्यों होने वाली है? ध्यान रखें क्यों। मैं पढ़ रहा था, फ्यूल की कीमतें कम हो रही हैं और इस हाउसिंग प्राइसेस में सीजनली इस समय दबाव देखने को मिलता है, तो उसका फायदा इन्फ्लेशन को मिलेगा। और जहां तक IIP की बात है, एक तो बेस अनफेवरेबल है, और साथ साथ ध्यान रखें ये वो समय था जिसके आंकड़े आ रहे हैं मई का, जब वो GST से पहले इन्वेंट्रीज की ट्रिमिंग शुरू हुई थी। तो आप इसीलिए वो दबाव देख रहे हैं, एबरेशन के तौर पे इसको आपको लेना चाहिए। लेकिन चलिए ब्रेक लो, उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर भी देख लीजिए। आज शाम को जैसे मैंने बताया IIP CPI के आंकड़े आएंगे। गुजरात हाईकोर्ट में एस्सार स्टील इंसॉल्वेंसी मामले पर सुनवाई है। इसके अलावा संसदीय समिति के सामने पेश होंगे RBI गवर्नर। राज्यों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में हाईवे पर शराब बैन मामले की आज सुनवाई है। बजाज कॉर्प के आज नतीजे आने। चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और कमोडिटी और करेंसी की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए अब एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या स्ट्रैटेजीज लाए आज?
आशीष जी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो बिकवाली है वो हावी हो सकती है। गोल्ड के अंदर इंट्राडे के लिए सेलिंग करके चल सकते हैं करीबन 27,900 के आसपास। स्टॉप लॉस 28,050 का, टारगेट नीचे करीबन 27,700 तक दिखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो क्रूड में कल हमने बाउंस बैक आते हुए देखा था। हमें लगता है कि जो बाउंस बैक आया है उसमें बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्रीज जो है वो घटती हुई नजर आई है। साथ में अगर हम देखें तो मेजर सेंट्रल बैंक्स ने अपना जो आउटलुक है वो क्रूड के लिए कम किया है। तो एक हमें लगता है कि क्रूड के भाव में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में सलोन राइज करके चल सकते हैं करीबन 2950 के आसपास। स्टॉप लॉस 3010 का, टारगेट 2860 तक मिल सकता है। और अगर इंडियन रुपीज की बात करें तो हमें लगता है कि इंडियन रुपीज भी आज एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है, तो उसके अंदर भी बिकवाली कर सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 64.60 तक देखने को मिल सकता है। सोना, कच्चा तेल और रुपया तीनों बेचने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अनुज जी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है ये बताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है ये बताने के लिए रोज की तरह मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या रडार पर है। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत इंडसइंड बैंक के साथ करना चाहेंगे, जिसके नतीजे कल आए थे। सीएलएसए ने इंडसइंड बैंक पर अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1680 से बढ़ाकर 1870 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 20% का अपसाइड इनको दिखाई दे रहा है। मैक्वारी ने इंडसइंड बैंक पे अपने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1625 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से सिर्फ 4% का अपसाइड इनको दिखाई दे रहा है। वही क्रेडिट स्विस ने अपनी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1800 का दे रहे हैं, उनको स्टॉक में 15% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1800 का दे रहा है। नोमुरा ने रोड सेक्टर पर एक रिपोर्ट लेकर आया है। उनका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है रोड सेक्टर पर वो काफी बढ़ती हुई दिखाई देगी और इसका फायदा रोड स्पेस को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए रोड स्पेस में निवेश करने के लिए ये सही मौका है। पीएनसी इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, केएनआर कंस्ट्रक्शन के मुताबिक की बेनिफिशियरीज रहेंगे और इसमें से पीएनसी इंफ्राटेक उनको खास पसंद है। क्रेडिट स्विस ने टाटा मोटर्स पे अपने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 630 रुपए का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 40% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। और फाइनली एलएनटी पर रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की। उन्होंने खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1900 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से 10% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, और जाते जाते आपकी स्क्रीन पर आएगा एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। और दोनों एक्सपर्ट्स अनिल और सिमी दोनों का मानना है गिरावट में खरीदारी करें। 98.25, 98.50 तक के टारगेट्स दोनों एक्सपर्ट्स ने दिए। चलिए, लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।